Good evening, guys. I welcome you all in this special course in which we are doing the principles of heredity and genetics, class 12th. And in the previous lectures, we have completed the terminology that is used in genetics and two principles and one law of genetics. And recently, in the last lecture, we have completed the law of segregation, the first law of the Mendel. And in that law we have seen that at the time of gametogenesis the two alleles which are present on two homologous chromosomes separate at the time of gametogenesis and pass on to the gametes. तो उस लॉ में लॉ इन सेग्रीगेशन में हमने देखा कि जो दो एलील्स एक जीन के होते हैं या एक कैरेक्टर के होते हैं जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं जब गैमीट्स बनते हैं तब वो सेपरेट हो जाते हैं एक गैमीट में एक जाता है दूसरे गैमीट में दूसरा जाता है ठीक है दिस वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड दिस लॉ वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमने एक कैरेक्टर के जीन्स के ट्रांसमिशन को स्टडी किया था ठीक है उसमें हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिला था 3:1 and genotypic ratio मिला था 1:2:1. So today we'll start the next law, that is the law of independent assortment. Let us see first of all what are the contents which we are going to cover in today's lecture. First of all we will discuss the law of independent assortment. Then second concept is incomplete dominance, and third and last one is the codominance. So let us start with the law of independent assortment. So in the previous law, that is law of segregation, जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था किस बेस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे जिसमें हमने एक कैरेक्टर के जीन्स के ट्रांसमिशन को स्टडी किया था और उसका रिजल्ट यही निकल आया था कि गैमेटोजेनेसिस के वक्त जो दो एलील्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पे वो सेपरेट हो जाते हैं. सेकंड लॉ जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको मेंडल ने किस पे एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो बिफोर डेफिनेशन देने से पहले सबसे पहले आपको ये क्रॉस बिल्कुल समझ में आना चाहिए. अगर आपको क्रॉस समझ में आ गया तो रिजल्ट जब एंड में निकलेगा तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्रॉस. तो इस लॉ को किस क्रॉस पे एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस. A cross in which we study the transmission of genes of two characters simultaneously. जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली लेते हैं उनकी जीन्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, मानो में हमने एक ही लिया था, यहाँ पर हम दो ले लेंगे. तो एज फार एज मेंडल इज कंसर्न ही हैज टेकन टू कैरेक्टर्स. कौन कौन से लिए उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए? सबसे पहला जो इसने कैरेक्टर चूज किया था फर्स्ट दैट वाज सीड शेप. सीड की शेप, बीज का जो शेप होता है. सेकंड सीड का कलर, सीड का कौन सा कलर है, रंग कौन सा है सीड का. ठीक है, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर आर एटलीस्ट टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ईच कैरेक्टर. हर किसी कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. तो कैरेक्टर्स कौन से लिए हमने? सीड की शेप और सीड का कलर. अब हम देखेंगे इनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स कौन से होते हैं या एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स कौन से होते हैं. सीड की शेप को देखेंगे, वहां पर दो है. सीड या तो पूरा राउंड हो सकता है विदाउट एनी इरेगुलरिटी ऑन सरफेस. सीड या तो रिंकल्ड भी हो सकता है जिसकी सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती है. तो इसके दो ट्रेड्स हैं या एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं, एक राउंड है दूसरा रिंकल्ड है. तो दूसरा कैरेक्टर जो हमने लिया सीड का कलर, तो उसके भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, येलो एंड ग्रीन. ठीक है, बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि राउंड सीड की शेप में राउंड जो है राउंडनेस इज डोमिनेट ओवर रिंकल्डनेस. जब राउंडनेस का एलील भी होगा रिंकल्डनेस का भी एलील होगा तब डोमिनेट कौन सा होगा? राउंडनेस. तो येलो, इसमें सीड के कलर में कौन सा डोमिनेट है? येलो डोमिनेट है ग्रीन पे. अगर येलो और ग्रीन के दोनों एलील्स प्रेजेंट है लेकिन डोमिनेट कौन होगा? येलो का. ठीक है, these were the two characters which we use for doing the dihybrid cross. So let us start with the cross. तो ये हमने क्रॉस को स्टार्ट किया. तो जैसे हम क्रॉस स्टार्ट करते हैं पहले क्या लेते हैं? होमोजाइगस पेरेंट्स. ठीक है, ये हमने होमोजाइगस भी देख लिया क्या होता है. होमोजाइगस हैं प्योर पेरेंट्स. हम सबसे पहले येलो एंड राउंड का प्योर पेरेंट लेंगे या होमोजाइगस.
और दूसरा पेरेंट जो लेंगे हम ग्रीन एंड रिंकल्ड का बट प्योर आर होमोजाइगस पेरेंट। होमोजाइगस मतलब उसके जो सारे एलील्स है वो सिमिलर है, या तो डोमिनेंट, सारे डोमिनेंट ही है, और दूसरा जो ग्रीन एंड रिंकल्ड है उसके जो सारे एलील्स है वो सिमिलर है, सारे रिसेसिव है, ठीक है, इसीलिए इनको होमोजाइगस या प्योर कहते हैं। तो जब ये अब गैमीटोजेनेसिस होगी, गैमीट बनेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये होमोलॉगस पेयर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। यहाँ पर कितनी होमोलॉगस पेयर्स है, 2, कैपिटल वाई एक, कैपिटल आर दूसरा होमोलॉगस पेयर, 2 होमोलॉगस पेयर, 1 और 2, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये होमोलॉगस पेयर्स क्या हो जाते हैं गैमीटोजेनेसिस के वक्त, सेपरेट। दैट मींस गैमीट में एक इसमें से जाएगा, दूसरा इसमें से जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल वाई एक आएगा, कैपिटल आर आएगा। इसी तरह दूसरा गैमीट बनेंगे लेकिन वो सिमिलर ही होगा। इसी तरह इस पैरेट में भी बनेंगे कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर, बन गए गैमीट्स। अब ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। जब फर्टिलाइजेशन होगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जितने भी यहाँ पर इंडिविजुअल्स निकलेंगे इनको हम कहते हैं F1 इंडिविजुअल्स, फर्स्ट फेलियल जनरेशन, ठीक है। इन सारे इंडिविजुअल्स का क्या होगा फिनोटाइप, जरा मुझे बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा। इसमें सारे इंडिविजुअल्स का जो फिनोटाइप है वो होगा राउंड एंड येलो। अब आप कहोगे सर वहां तो रिंकल्डनेस और ग्रीननेस के एलील्स भी है, ये राउंड क्यों है और येलो क्यों है? मैंने पहले ही कहा, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनमें से एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। राउंडनेस इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्डनेस एंड येलोनेस इज डोमिनेंट ओवर ग्रीननेस। इसी वजह से जो F1 जनरेशन है सारी वो सारी येलो एंड राउंड होंगी, बट कौन सी, हाइब्रिड टाइप, नॉट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टाइप या हाइब्रिड टाइप, ठीक है। तो उसके बाद क्रास में क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रास में भी देख लिया था। उसके बाद कौन सा स्टेप दूसरा नेक्स्ट करते हैं हम, सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है, जब हम 2 F1 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, जब हम 2 F1 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाएंगे, एक मेल उठाएंगे इसमें से, दूसरा फीमेल। चलो फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये 2 पेरेंट्स उठाए हमने, एक मेल है दूसरा फीमेल है। अब ये क्या बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हैंड रिटन में देख लो आप, हैंड रिटन में जो मैंने लिखा है, मैं बोर्ड पे दिखाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं है यहाँ पर, तो मैं नहीं कर सकता उस पर। तो यहाँ पर मैं हैंड रिटन मैंने इसीलिए लिखा है, यहाँ पर ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। देखो मैंने यहाँ पर कैपिटल आर लिखा है, नीचे स्मॉल आर लिखा है। ये कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट एलील फॉर राउंडनेस, ये स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव एलील फॉर रिंकल्डनेस, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको लगेगा शायद कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ रहेगा, डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट के साथ रहेगा, रिसेसिव हमेशा रिसेसिव के साथ रहेगा। दैट मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ रहेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो एलील्स है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हैंड रिटन में देख लो, ये कैपिटल आर है, ठीक है, जिसके एरो है लगे, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ये फ्री है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कैपिटल वाई के साथ रहेगा या स्मॉल हमेशा स्मॉल के साथ रहेगा, नहीं, ये एलील जो होता है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है यहाँ पर। इसी तरह स्मॉल में देख लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से यहाँ से हमें 4 गैमेट्स मिलते हैं। कितने गैमेट्स मिलते हैं, 4 गैमेट्स। इसी तरह दूसरे पैरेंट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आया आपको कि गैमेट्स किस तरह जाते हैं। गैमेट्स क्या, ये डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट के साथ नहीं रहेगा, रिसेसिव हमेशा रिसेसिव के साथ नहीं रहेगा, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 4 गैमेट्स मिल गए यहाँ पर, 4 गैमेट्स मिल गए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अब आप इस वाले बॉक्स में आए, यहाँ पर 4 गैमेट्स दिख रहे होंगे आपको, लेफ्ट एक्सट्रीम ये लेफ्ट में आपको, और ऊपर दिख रहे होंगे 4 गैमेट्स, ये एक पैरेंट के ही, ये दूसरे पैरेंट के। अब ये क्या हो जाएगी, फ्यूज। फ्यूज मींस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पहले ने पहले को किया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, क्या बन जाएगा, जो इंडिविजुअल बनेगा, तो हमें यहाँ पर जब ये फर्टिलाइजेशन होगी हमें F2 जनरेशन मिलेगी। कितने गैमेट्स हैं, 4। यहाँ पर भी कितने हैं दूसरे पैरेंट में, 4, तो 4 4 आर 16, तो 16 इंडिविजुअल्स निकलेंगे हमें F2 जनरेशन में। लेकिन देखेंगे वहां पर क्या है,
तो जब आप इसको करोगे कॉपी पे तो वहां पर आपको पहला जो इंडिविजुअल निकलेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहला बॉक्स जो है ये राउंडेड येलो होगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ये पेरेंट्स में भी था। ठीक है, दूसरा है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सा होगा? राउंड एंड येलो, क्योंकि डोमिनेट एरिया राउंडनेस का भी है येलोनेस का भी है, तो ये भी राउंड एंड येलो होगा। सही है, ये समझ आ गया हमें। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर राउंड एंड येलो, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर राउंड एंड येलो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड एंड येलो, कैपिटल वाई स्मॉल आर। बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये कैपिटल वाई दोनों है तो क्या होगा? येलो। स्मॉल आर है दोनों है तो क्या होगा? रिंकल्ड। येलो और रिंकल्ड, ये तो नया है, ये पेरेंट्स में नहीं था, ये नया ही एक फिनोटाइप है ना? ये न्यू कॉम्बिनेशन है जिसको हम रिकम्बिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये किस वजह से आ गया? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील, ये नई कॉम्बिनेशन आ गई। दूसरा है कैपिटल वाई कैपिटल आर राउंड एंड येलो। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर येलो एंड रिंकल्ड, अगेन न्यू कॉम्बिनेशन। कैपिटल वाई कैपिटल आर राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। ये वाला देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये ग्रीन एंड राउंड, ये था ग्रीन एंड राउंड नहीं था। ठीक है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। इसी तरह 16 में जब आप देखोगे इसमें कुछ बहुत सारी नई कॉम्बिनेशन आ गई जो हमारे पास नहीं थी पेरेंट्स में। वो क्यों आ गई? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स। आप इसमें हैंड रिटन में देख लीजिए। ठीक है, तो जब हमने इनकी काउंटिंग की, हमने देखा सबसे पहले हम देखेंगे कि फिनोटाइप में हमें कितने राउंड एंड येलो दिखे। 9 अगर आप गिनोगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 आपको राउंड एंड येलो दिखेंगे। येलो एंड रिंकल जो नई कॉम्बिनेशन है कितने दिखेंगे? गिनोगे तो 3 आएंगे। ग्रीन एंड राउंड कितने होंगे? व्हेन यू काउंट 3 आएंगे। तो ग्रीन एंड रिंकल्ड जो रिसेसिव था कितने आएंगे? 1। 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड ग्रास। जीनोटिपिकली दैट मींस आप जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, राउंड के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, राउंड के डिफरेंट जीनोटाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पर जब आप वो काउंट करोगे, यहाँ पर मैंने आप इसको पॉज करके फिर जूम करके आप देख सकते हो उसको। 1 2 1 2 4 1:2 1 2 4 2 1 1 ठीक है, 1 तो ये है जीनोटिपिक रेशियो। अगर जीनोटिपिक रेशियो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख लेना, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरह का जीनोटाइप हमें इस बॉक्स में एक ही मिलेगा। कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, इसके 2 मिलेंगे। इसी तरह बाकी भी काउंट कर सकते हो, वो आपको निकल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। क्या रिजल्ट्स निकले हमें मोनोहाइब्रिड ग्रास से? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या रिजल्ट्स आ गए। देखो F2 जनरेशन में क्या मिला हमें? रेशो 9:3:3:1। येलो एंड राउंड 9 निकले हमें, येलो एंड रिंकल्ड 3 निकले हमें, ग्रीन एंड राउंड 3 निकले हमें, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड 1 निकला हमें। ठीक है, ये भी है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने देख लिया। अब हम देखेंगे इस क्रास को हम डिवाइड करेंगे 2 मोनोहाइब्रिड क्रास में। अगर ये जीन्स एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, तो इनका रेशियो बराबर मोनोहाइब्रिड क्रास के निकलना चाहिए। अब हम इस डाइहाइब्रिड क्रास को मोनोहाइब्रिड क्रास में कन्वर्ट करेंगे टू एनालाइज द रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीड की शेप को अलग करेंगे, सीड के कलर को अलग करेंगे। अगर सीड की शेप का मोनोहाइब्रिड रेशियो निकल गया और सीड के कलर का भी मोनोहाइब्रिड रेशियो निकल गया, तो इसका मतलब है कि ये वाला कैरेक्टर इस वाले कैरेक्टर को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो लेट अस डू दैट। तो हम देखेंगे हैं सीड की शेप, पहले सीड की शेप के लाएंगे। गिनो ऑफ इसमें से राउंड कितने हैं? 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो दूसरी शेप कौन सी है? रिंकल्ड। गिनो कितने हैं? 3 और 1 कितने हो गए? 4 एंड 12 एंड 2। तो इसको रेशियो में देखें 12:4। 12:4 को कन्वर्ट करो, 4 3 are 12, तो 3:1। क्या निकलता था मोनोहाइब्रिड में? 3:1। यहाँ पर दूसरे का भी देखेंगे, सीड के कलर का। येलो देखो कितने हैं? 9 एंड ये क्या नाम है इसका, और 9 और 3 कितने हो गए? 12। और दूसरा देखो कौन सा शेप है? ग्रीन। ग्रीन देखो कितने हैं?
3 और 1 कितने हो गए 4, तो 12:4, सो 3:1। तो अगेन तो दैट मीन्स जो जब हमने इसको मोनो हाइब्रिड में कन्वर्ट किया वो कौन सा ये दिखाते हैं सॉरी मोनो हाइब्रिड में कन्वर्ट किया डाइहाइब्रिड क्लास, ये कौन सा रेशियो थे मोनो हाइब्रिड 3:1। दैट मीन्स जो सीड शेप की जीन्स है वो सीड के कलर के जीन्स को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर ये इंटरफेयर करते तो फिर 3:1 रेशियो नहीं निकलता, ठीक है। दैट मीन्स the alleles assort independently, they do not, the genes of one character do not influence the genes or interfere with the transmission of genes of other character. This is law of independent assortment. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन्स निकल गए हमें, that each character clearly suggests that inheritance of two characters is completely independent. एक एक करके भी हमने देखा कोई फर्क नहीं एक दूसरे पे पड़ा, तो वो इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स जीन्स फॉर दीज टू कैरेक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो इसका ये मतलब है कि एक कैरेक्टर के जीन्स दूसरे कैरेक्टर के जीन्स को इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आया समझ? तो अब इसी बेस पे मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। लेट अस नाउ डिफाइन दैट। सिंपल है अब तो उसको। So according to it, when two pairs of traits are combined in a hybrid, then segregation of one pair of traits independent of other. It states that genes of one character do not influence the genes of another character in any way. During inheritance, they remain completely independent of each other and assort independently. सीड की शेप की जीन्स सीड के कलर के जीन्स को कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। उस इंडिपेंडेंट असॉर्ट की वजह से कौन सी कॉम्बिनेशंस निकलती है हमें नई कॉम्बिनेशंस निकल, जैसे हमने देख लिया, ठीक है। तो ये कब तक सही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कब तक सही है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी तक सही है जब तक जीन सेपरेट हो रहे, एलील सेपरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब तक मतलब कैरेक्टर्स की जीन्स दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। अगर ये क्रोमोसोम है, हम दो कैरेक्टर्स स्टडी कर रहे हैं, उसकी दोनों जीन्स इसी क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम तो एक साथ ही जाएगा, क्रोमोसोम मत कटेगा, होमोलॉगस पेयर सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अगर वो एक ही होमोलॉगस पेयर पे दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स है तो वो एक साथ ही जाएंगे, ठीक है। वहां पर तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, वो वहां पर वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक लिमिटेशन हो गया इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लिंकेज कहते हैं। जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स एंड दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे गेट इनहेरिटेड टुगेदर, वो एक साथ ही जाते हैं और इंटरैक्ट भी करते हैं बीच में एक दूसरे के साथ। तो one of the limitations against Mendel's law is law of independent assortment. Mendel's law तभी तक ट्रू है अगर हम मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे अब मेंडल्स लॉ की, एज द जीन्स ऑफ कैरेक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस द जीन्स ऑफ अनदर कैरेक्टर। कब तक? अगर वो इफ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, अगर उन दो कैरेक्टर्स के जीन्स दो डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे जो हमने अभी डायहाइब्रिड क्लास किया उसमें कैपिटल आर एक होमोलॉगस पेयर था, कैपिटल वाई दूसरा होमोलॉगस पेयर था। अगर दोनों एक ही पे होते तो फिर वो इंटरफेयर कर लेते, ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी तक होगा जब तक दो कैरेक्टर्स के जीन्स दो डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। आई होप कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू next concept, that is the concept of incomplete dominance. ये इंशाल्लाह बहुत ही आसान है, आपको पहले ये समझ आ जाएगा क्योंकि हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनेंस पढ़ लिया। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? जो दो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें से एक एबल टू एक्सप्रेस होता है जिसको हम डोमिनेट कहते हैं, दूसरा नॉट एबल टू एक्सप्रेस होता है जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। लेकिन एक चीज निकला, हमने एक प्लांट लाया जिसका नाम था मिराबिला जलापिया 4 o'clock प्लांट या स्नैपड्रैगन। ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। जब हमने एक प्लांट को क्रॉस किया जिसके फ्लावर्स वाइट थे, उसको एक प्लांट के साथ क्रॉस किया, दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस किया जिसके फ्लावर्स रेड थे। हमने व्हाइट फ्लावर प्लांट को रेड फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस किया। तो आपके हिसाब से लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से जो F1 इंडिविजुअल्स निकलेंगे वहां पर क्या आना चाहिए? या तो इनमें से जो डोमिनेंस, सपोज रेड डोमिनेट है व्हाइट, तो रेड आना चाहिए F1 इंडिविजुअल्स, लेकिन नहीं आया। क्यों? फिर वहां क्या आया? वहां एक इंटरमीडिएट कंडीशन, इंटरमीडिएट ऑफ व्हाइट एंड रेड इज पिंक कलर, वहां एक पिंक कलर आ गया। तो ये क्यों हो गया? वहां पर तो डोमिनेंस रिसेसिवनेस कुछ दिखाई नहीं हमें, ठीक है। तो क्या किया?
जब हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस किया वहां पर हमें पिंक फ्लावर्स निकल गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस पिंक नहीं निकलनी चाहिए, या तो रेड निकलना चाहिए या तो व्हाइट, जो भी डोमिनेट होगा इन दोनों में, ठीक है। So the appearance of pink color in heterozygous condition suggested that in some cases the dominance of one allele over the other allele is not complete. That means जो डोमिनेंस है वहां पर ये कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो दो एलिज है ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे एंड प्रोड्यूस ए ब्लेंडेड कैरेक्टर। ब्लेंडेड मींस मिक्सचर, इसीलिए पिंक आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस when neither of the two alleles are completely dominant nor they are completely recessive, but they are expressed in F1 individuals as a mixture, as a blended in a blended form, that is called incomplete dominance, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखो हमने रेड फ्लावर प्लांट को, स्नैपड्रैगन को या 4 o'clock प्लांट को व्हाइट को के साथ क्रॉस किया। जब गैमीट्स बनेंगे जो F1 इंडिविजुअल्स बने वो कैपिटल आर स्मॉल आर वो सारे पिंक थे। निकलने क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, या तो रेड या तो व्हाइट, जो भी डोमिनेट होगा इसमें से, लेकिन निकलते पिंक है। क्यों? क्योंकि ना तो रेडनेस कंप्लीटली डोमिनेट है ना कंप्लीटली रिसेसिव, व्हाइटनेस ना कंप्लीटली डोमिनेट है ना कंप्लीटली रिसेसिव, वो मिक्सचर में है। जितना वो डोमिनेट है उतना वो भी डोमिनेट है, इसीलिए इंटरमीडिएट कंडीशन इसमें आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये एक कॉन्सेप्ट था जो अगेंस्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट अगेन जो अगेंस्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इसीलिए उनको प्रिंसिपल्स कहते हैं, न कि लॉ कहते हैं उनको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट वन, कोडोमिनेंस। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। कैटल के बहुत सारे कलर्स होते हैं, कुछ कैटल रेड कलर के होते हैं, कुछ कैटल व्हाइट कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल काउस की बात करेंगे, कुछ काउस रेड होते हैं, कुछ काउस व्हाइट होते हैं, ठीक है। हमने एक कैटल का एक ब्रीड लाया रेड कलर का, उसको व्हाइट कलर के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। जब हमने रेड कैटल को क्रॉस किया व्हाइट कैटल के साथ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या निकलना चाहिए F1 इंडिविजुअल्स में, या तो रेड या तो व्हाइट, जो भी डोमिनेट होगा। फॉर एग्जांपल रेड डोमिनेट तो रेड होना चाहिए, लेकिन F1 इंडिविजुअल्स में रेड बिल्कुल भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? F1 इंडिविजुअल्स फिर क्या निकला? F1 इंडिविजुअल्स में एक गाय ऐसी निकली जिसकी बॉडी पे रेड कलर भी था या व्हाइट कलर भी था और रेड पैचेस भी थे, या रेड कलर था और व्हाइट पैचेस भी थे। दैट मीन्स रेड भी था व्हाइट भी है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर क्या हुआ होगा, ठीक है। डोमिनेंस तो नहीं है, अगर डोमिनेंट होता तो फिर एक ही कलर आता, या तो रेड या तो व्हाइट। डोमिनेंस नहीं, यहाँ पर दोनों कलर प्रेजेंट है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिक्सचर था। मिक्सचर मीन उसमें से भी थोड़ा उसमें से भी थोड़ा एक नया फिनोटाइप निकलता था जिसमें पिंक देखा हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों कलर प्रेजेंट है, रेड भी है व्हाइट भी है। दैट मीन्स जो यहाँ पर है एलील्स, ये रेडनेस के एलील्स और व्हाइटनेस के एलील्स, ना ये डोमिनेट है, सॉरी ना ये कंप्लीटली ये है, ये रिसेसिव डोमिनेंस नहीं दिखाते, बट क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों डोमिनेट है। इनकम्प्लीट डोमिनेट, ये दोनों डोमिनेट है, इसलिए व्हाइट भी है रेड भी है। इसको कहते हैं को मीन्स एक साथ ये दोनों डोमिनेट होते हैं, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में भी रेशियो निकलता है 1:2:1 और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी रेशियो निकलता है 1:2:1। यहाँ पर आप देखो रेड को हमने क्रॉस किया व्हाइट के साथ, F1 इंडिविजुअल्स में रोन निकला। रोन मीन्स मिक्सचर जिसमें दोनों होगा, ठीक है। तो वहां पर व्हाइट भी था रेड भी था, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, तो इस तरह से हमने सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग के बाद हमें आपको पता ही है सेल्फिंग क्या है। सेल्फिंग के बाद हमें निकले रेड रोन एंड व्हाइट 1:2:1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट देखेंगे, तो रेड कितने निकल गए 1, रोन 2 एंड व्हाइट 1। So that means therefore in codominance both alleles exist simultaneously। इसका ये मतलब है कि कोडोमिनेंस में जो एलील्स होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों डोमिनेट होते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, inheritance where two alleles neither show dominant recessive relationship nor intermediate condition। ना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं ना तो डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन दिखाते हैं, फिर बट आर एक्सप्रेसेड साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए वो वहां पर जो गाय निकली उस पे व्हाइट कलर था विथ रेड पैचेस, या रेड कलर था विथ व्हाइट पैचेस। क्यों? बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। कोमिनेंस एक साथ जो डोमिनेंस होता है।
इसकी दो बेस्ट और एग्जांपल्स है ब्लड ग्रुप्स, AB ब्लड ग्रुप्स एंड MN ब्लड ग्रुप्स। ये मैं इसलिए नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमें ब्लड ग्रुप्स को सेपरेटली पढ़ना है, वहां पर हम इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन फिर से करेंगे। आई होप कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे समझ में ना आया प्लीज कमेंट कीजिए, और कमेंट किया कीजिए क्योंकि कमेंट से एक टीचर को एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है मुझसे, उसे एक एनकरेजमेंट मिलता है और ये भी चांस मिलता है कि लेसन को किस तरह से आपके लिए सही बनाए। ठीक है, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ आएगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। इंशाल्लाह फिर से हम मिलेंगे कल नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।